हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉनटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉनटेक डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पावर प्लांट की स्टोरी स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स से लेकर पावर प्लांट किस तरीके से हमें मिल रहा है, किस तरीके से हम लोग पावर प्लांट में एंटर किए थे, वो सब कहानी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद फिर हमने थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बात की, हमने ओपन साइकिल के बारे में बात की, क्लोज साइकिल के बारे में बात की, किस कौन सी साइकिल ज़्यादा एफिशिएंट है इसके बारे में बात की, कौन सी साइकिल एयरक्राफ्ट में यूज की जा सकती है, कौन क्लोज साइकिल क्यों नहीं यूज की जा सकती है। इन सारे पैरामीटर्स पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और इसके अलावा फिर हमने इन पर चर्चा करते हुए किस में एंटर कर गए थे, हमारी प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल किसके लिए, गैस टरबाइन के लिए, जो थी हमारी जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल, जिसके अंदर हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया था। हमारा एफिशिएंसी किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रही है, वो सारी कहानी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारी एफिशिएंसी जो निकल कर आती है ब्रेटन साइकिल के अंदर, वो क्या निकल कर आती है, एफिशिएंसी 1 - 1 RP की पावर गामा -1 गामा। यहां पर आरपी क्या है आपका, प्रेशर रेशो। यहां पर आरपी क्या है आपका, प्रेशर रेशो। आरपी क्या होता है हमारे पास, प्रेशर रेशो, प्रेशर रेशो। और गामा होता है हमारे पास एडियाबैटिक इंडेक्स, एडियाबैटिक इंडेक्स। तो हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो इन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, प्रेशर रेशो पर और एडियाबैटिक इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। हमने देखा था कि प्रेशर रेशो बढ़ाने के साथ साथ एफिशिएंसी पर हमारे किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा था। जब हमारा प्रेशर रेशो क्या था, 1 था, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जा रही थी, 0 हो जा रही थी। और वर्क आउटपुट भी हमारे पास क्या था, 0 था। वर्क आउटपुट भी हमारे पास क्या था, 0 था। जैसे जैसे हम प्रेशर रेशो बढ़ाते जाते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। और अगर हम ये कंसीडर करके चले कि हमारा प्रेशर रेशो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, किसके लिए, अगर हम क्या चाहते हैं, जब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाती है तो वहां पर अगेन हमारा वर्क आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वर्क आउटपुट 0 हो जाता है। हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 के अंदर देख चुके हैं, वर्क आउटपुट हमारा 0 हो जाता है। इसलिए वहां पर हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात ना करके ऑप्टिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि हम लोग जब भी कभी एफिशिएंसी के बारे में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या, एक हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हीट रिडक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये गैप जितना बढ़ता जाएगा हमारी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, आज हम और जानेंगे। फिर हम लोग एंटर करेंगे कि सर ये जो एफिशिएंसी है हमारी, जो ऑप्टिमम है, हम कैसे हमारा वर्क आउटपुट को मेंटेन करते हुए इसकी एफिशिएंसी को, हमारी साइकिल की एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम उस बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे जो है हमारा रीजनरेशन प्रोसेस इन गैस टरबाइन। लेकिन उससे पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, उसके अलावा आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो पहला है टर्म्स हमारे पास जो है हमारा बैकवर्क रेशो। बैकवर्क रेशो, देखिएगा बैकवर्क रेशो क्या होता है, बैक वर्क रेशो ये होता है हमारे पास कंप्रेसर का वर्क, कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क, कंप्रेसर का वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क। और इसको लिख सकते हैं हम लोग नेगेटिव वर्क, मतलब जो हम दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क यानी जो हमें मिल रहा है। W कंप्रेशन डिवाइडेड बाय W टरबाइन क्या कहलाता है आपका, बैक वर्क रेशो। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RBW। किससे, RBW। W बोले तो बैक वर्क रेशो। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि सपोज 1 किलोवाट पॉजिटिव वर्क किससे, टरबाइन से लेने के लिए हमें कितना, हमें कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा। मतलब 1 किलोवाट अगर हम टरबाइन से वर्क आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए हमें कंप्रेसर को कितना वर्क करेगा, उसको डिनोट करता है कौन, आपका बैक वर्क रेशो। ध्यान से सुनेंगे, क्या बताया मैंने, बैकवर्क रेशो होता है आपका नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि अगर हमें 1 किलोवाट आउटपुट चाहिए टरबाइन से तो उसके लिए हमें कंप्रेसर को कितना वर्क देना पड़ेगा। तो इसके बारे में बताता है हमारा कौन सा, बैकवर्क रेशो। तो इसका मतलब ये है, और माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा गैस टरबाइन होता है,
जो गैस टरबाइन होता है उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ही यही होती है कि यहाँ पर जो बैक वर्क रेशियो जाता है वो तकरीबन 40 to 60% चला जाता है। मतलब आपने जितना आउटपुट, आपने बैक वर्क रेशियो कितना चला जाता है 40 to 60%, मतलब जितना आप पावर जनरेट कर रहे हो टरबाइन से उसका 40 to 60% हिस्सा ही किसके लिए चला जाता है, कंप्रेसर को चलाने में के काम में आ जाता है। तो इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी बाकी की और अगर मैं कंपेयर करूं मींस थर्मल पावर प्लांट या रेनकाइन साइकिल या डीजल साइकिल से क्या होती है, कंपैरेटिवली सबसे कम होती है, क्योंकि यहां पर बैक वर्क रेशियो का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बैक वर्क रेशियो क्या होता है आपका, कंप्रेसर वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन वर्क, यानी नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क। ठीक है, और हमारी साइकिल के अंदर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी टीएस साइकिल है, तो इसको एंथैल्पी की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है 1 2 3 1 2 3 4। इसको हम किसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम एंथैल्पी की टर्म में लिख सकते हैं। तो बैक वर्क रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ नेगेटिव वर्क टू द पॉजिटिव वर्क। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरी टर्म है, सेकंड टर्म है वर्क रेशियो। वर्क रेशियो, वर्क रेशियो ये क्या होता है, वर्क रेशियो होता है हमारे पास W नेट डिवाइडेड बाय W टरबाइन, W नेट डिवाइडेड बाय W टरबाइन, W टरबाइन, W नेट डिवाइडेड बाय W टरबाइन। इसका क्या मतलब है कि अगर हम 1 किलोवाट W टरबाइन से हमें मिलता है तो उसमें से नेट हमें कितना एज ए आउटपुट के तौर पर हमें वर्क प्राप्त होता है। मीन्स कि आउट ऑफ द टोटल वर्क coming out from the turbine, how many work after remains after giving the work to the compressor। मतलब कंप्रेसर को देने के बाद हमारे पास कितना वर्क बचा, वो क्या बताता है आपको, वर्क रेशियो बताता है। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, W नेट, ध्यान से सुनेंगे कि ये क्या बता रहा है, W नेट, और W नेट हमारे पास क्या होता है, W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर, यानी टरबाइन का वर्क माइनस कंप्रेसर का वर्क डिवाइडेड बाय W टरबाइन। मीन्स यहां पर इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, RW मतलब वर्क रेशियो, RBW बैक वर्क रेशियो। तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, तो RW किसके बराबर हो जाएगा, डिवाइड लगाएंगे 1 माइनस W कंप्रेसर डिवाइडेड बाय W टरबाइन। और ये अभी अभी आपने बात की, ये किसके बराबर है, RW किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस RBW किसके बराबर हो जाएगा, RBW। कहने का मतलब है ये आपको एक तरीके से किसके बारे में बताता है, आपका सिस्टम के टोटल नेटवर्क आउटपुट एज कंपैरेटिवली किसके, क्या आपने कितना वर्क किसको दे दिया, कंप्रेसर को दे दिया। तो वर्क रेशियो एक तरीके से आपकी एफिशिएंसी को भी बताता है। अगर जिसके लिए ध्यान से सुनिएगा, बैक वर्क रेशियो की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसके लिए ये वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए RBW की यानी वर्क रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। मतलब यार इसका यही तो है, ये क्या बता रहा है, अगर मान लो आपने 10 किलोवाट पावर जनरेट की, किससे, टरबाइन से आपको 10 किलोवाट पावर मिली, इसमें से तकरीबन 60 यानी 6 किलोवाट तो कौन खा गया, कंप्रेसर खा गया। तो आपके पास यानी जो W नेट कितना बचा, W नेट आपके पास कितना बच गया, 4 किलोवाट। अगर मैं बैक वर्क रेशियो की बात करूं तो कंप्रेसर कितना खा गया, डिवाइडेड बाय टरबाइन ने कितना बनाया था, तो यानी 0.6, यानी अगर ये 0.6 इतना क्या आ गया बैक वर्क रेशियो, तो अगर आप देखोगे और वर्क रेशियो आपको क्या बता देगा, 0.4, यानी 1 माइनस RBW, 1 माइनस RBW। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4। मतलब इतना सेक्शन क्या बता रहा है, वर्क रेशियो का। और हम क्या चाहेंगे, हम हमारी साइकिल में यही चाहेंगे कि हमारा जो वर्क रेशियो है वो क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे, और बैक वर्क रेशियो हमारे सिस्टम के लिए क्या रहे, कम से कम रहे। तो हमने यहाँ पर 2 टर्म सीखी, एक है हमारा बैक वर्क रेशियो, दूसरा है हमारे पास वर्क रेशियो। तीसरी बात करते हैं,
थर्ड टर्म है एयर रेट। एयर रेट, देखिए जितने भी रेट वाले टर्म्स होते हैं वो आपको क्या बताते हैं कि पर किलोवाट पावर जनरेट करने के लिए आपको कितनी अमाउंट ऑफ उसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर किसकी बात होगी, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड किसके लिए, पावर जनरेट करने के लिए, किसके लिए, पावर जनरेट करने के लिए, टोटल पावर जनरेट करने के लिए, डब्ल्यू टर्बाइन से टोटल पावर जनरेट करने के लिए। तो ये क्या बता देगा आपको, एयर रेट यानी 1 किलोवाट, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो एयर मास फ्लो रेट required to generate 1 kilowatt power output of turbine। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो टोटल पावर होगी वो किसके बराबर होगी, मास फ्लो रेट इंटू डब्ल्यू नेट के बराबर, इंटू डब्ल्यू नेट के, हमें नेट इतनी पावर, एक नेट इतनी पावर मिल रही है इंटू मास फ्लो रेट ऑफ एयर। ये इसको किस तरीके से लिखा, यूनिट को बैलेंस करने के लिए, यहां पर इसकी यूनिट केजी पर आवर, और ये क्या है आपकी किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी। तो यहां से देख लेंगे इसकी वैल्यू को, यानी पावर क्या हो जाएगी, अब देखो ना यार टोटल ये किस में रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किलोजूल पर आवर में। तो अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे कि एयर रेट कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट इनटू डब्ल्यू नेट। तो यहां से ये किस में आ जाएगा, ये अल्टीमेटली जब आप इसको आवर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स में, यानी वॉट में, किलो वॉट में लेकर आओगे, तो एयर रेट कितना निकल कर आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। तो इस तरीके से हम लोग, ये हमें क्या बताता है एयर रेट कि किस तरीके से कितनी अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी, मास फ्लो रेट ऑफ द एयर रिक्वायर्ड किसके लिए, जब हमें क्या चाहिए, जब हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या रहे, 1 किलोवाट पर नेट पावर आउटपुट लेने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ एयर, मास फ्लो रेट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एयर रेट हमारी थी कितनी, 3600 अपॉन डब्ल्यू नेट। तो यहां पर हमारे पास ये केजी पर आवर नहीं होगा, ये कितना होगा, केजी पर सेकंड। ध्यान रखेंगे यहां पर ये हमारा मास फ्लो रेट किसके अंदर है, केजी पर सेकंड के अंदर, और ये हमारा किसके अंदर है, किलो वॉट के अंदर। ठीक है, जब आप इसको यहां पर रखेंगे तो मास फ्लो रेट से मास फ्लो रेट क्या होगा, गुजर जाएगा। डब्ल्यू नेट किस में है आपका, किलो वॉट में है, तो ये किस में आ जाएगा, इसकी यूनिट रख दो, यूनिट रखोगे तो क्या चला जाएगा, ये किलो वॉट में रखना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, केजी पर किलोवाट आवर 3600, यानी सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी आवर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड के अंदर। सेकंड को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर आवर के लिए 3600 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। ये हमें क्या बता रहा है कि 1 किलोवाट नेट पावर जनरेट करने के लिए हमें कितनी मास फ्लो रेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हमने 3 टर्म पढ़े, वर्क रेशो, बैक वर्क रेशो और आपका एयर रेट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं, ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एयर एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ द गैस टर्बाइन ऑपरेटिंग ऑन ब्रेटन साइकिल एट 1 bar and 27 डिग्री सेल्सियस having pressure ratio, calculate the maximum temperature in the cycle when the back work ratio is 0.35। देखिएगा क्या क्या दे रखा है, ये आपको ध्यान रखिएगा, जूनियर लेवल के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कभी भी इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन हम लोग यहाँ से जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम पीवी डायग्राम बनाएंगे तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, पीवी बना लो या टीएस बना लो, एक ही बात है, टीएस बना लेते हैं। जब हम 1 2 3 4 देखिएगा हमें कंडीशन क्या क्या दे रखी है।
कंडीशन हमें दे रखी है, एयर एंटर्स द कंप्रेसर गैस टरबाइन ऑपरेटिंग ऑन ब्रेटन साइकिल एट 1 बार, यानी P1 हमें दिया हुआ है, P1 हमें दिया हुआ है कितना 1 बार, T1 हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन, 300 केल्विन। प्रेशर रेशो आपको दिया हुआ है, प्रेशर रेशो आपको कितना दे रखा है, प्रेशर रेशो आपको दे रखा है 6, आपको बैक वर्क रेशो दे रखा है, बैक वर्क रेशो ये आपको कितना दे रखा है 0.35, 0.35। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द साइकिल। मैक्सिमम टेम्परेचर साइकिल के अंदर कौन सा होगा, T3। कंप्रेशन के बाद स्टेट 2 आएगी, उसके बाद जैसे आपने फ्यूल ऐड किया तो कहां पर पहुंच जाएगा ये T3। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की कंडीशन क्या है T3, T मैक्सिमम। देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे T2 किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इन प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है, हम जानते हैं T2 बाई T1 बराबर P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और ये P2 बाई P1 ही क्या है आपका प्रेशर रेशो। तो यहां से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, T2 बाई T1 बराबर 6 की पावर गामा कितना रख देंगे 1.4, क्योंकि एयर है आइडियल गैस के लिए 1 अपॉन 1.4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे T1 की वैल्यू पुट कर दोगे, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो T1 की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास जो आंसर आएगा देख लेंगे कितना आएगा, 6 की पावर 0.4 भाग 1.4 इंटू, तो ये आ रहा है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास T2 की जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 500 आती है, 500 केल्विन के अप्रोक्सीमेशन में आती है। तो जब हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, तो T2 के बाद इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, बैकवर्क रेशो दिया हुआ है, क्योंकि T3 हमें पता नहीं है और T4 भी हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर हमें इनमें से एक टेम्परेचर और पता होता तो हम ऑलरेडी जानते हैं ब्रेटन साइकिल के अंदर कि T2 बाई T1 बराबर व्हाट, T3 बाई T4। हम इजीली अगर हमारे पास 3 टेम्परेचर होते तो यहाँ से 4 टेम्परेचर इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, केवल 2 ही टेम्परेचर हमें पता है, T1 और T2। लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है, कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, बैकवर्क रेशो दिया हुआ है। बैकवर्क रेशो क्या होता है, RBW हमने देखा था क्या था, कंप्रेसर का वर्क डिवाइडेड बाय टरबाइन का वर्क। कंप्रेसर का वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास H2 माइनस H1, टरबाइन का वर्क हो जाएगा हमारे पास H3 माइनस H3 माइनस H4। ये हमारे पास क्या हो गया, कंप्रेसर का वर्क और टरबाइन का वर्क। इसको CP की फॉर्मेट में, टेम्परेचर की फॉर्मेट में ले आते हैं तो RBW क्या हो जाएगा, CP T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय CP T3 माइनस T4, T3 माइनस T4। ध्यान से देखेंगे, CP से CP गुजर गए। आपको किसकी वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पता है RBW की वैल्यू दी हुई है आपको 0.35, आपको ऑलरेडी 0.35 दी हुई है, आपको ऑलरेडी 0.35 दी हुई है। अब यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे 0.35 दी हुई है, यहाँ से T2 आपको पता है, T1 आपको पता है, तो T2 T1 का जो डिफरेंस हो जाएगा वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 के आसपास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसमें से क्या करो T3 कॉमन ले लो, इसमें से जब आप क्या ले लोगे T3 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस T4 बाई T3, T4 बाई T3। देखिएगा T4 बाई T3 एक तरीके से किसके बराबर है, T4 को इधर ले जाओ, T3 को इधर ले जाओ, अरे इसको उल्टा कर दो यार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, T4 बाई T3 बराबर हो जाएगा आपका T1 बाई T2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से वैल्यू आप पुट कर दोगे 200 डिवाइडेड बाय T3, 1 माइनस T4 की वैल्यू कितनी है, सॉरी T1 बाई T2। जैसे आप इसकी वैल्यू पुट करोगे आपको सारी वैल्यूज पता है, केवल आपके पास कौन अननोन है, केवल आपके पास कौन अननोन है,
केवल आपके पास T3 अननोन है, तो यहां से आप T3 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोसेस हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आपसे यहीं पर एफिशिएंसी पूछी जाती तो आप क्या करते, प्रेशर रेशो आपको पता है तो डायरेक्ट एफिशिएंसी 1 - 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, T3 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ देखिए यहां से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर हम कुछ एक कैलकुलेशन करके देखें तो अभी अभी हमने देखा आरबीडब्ल्यू हमारे पास क्या निकल कर आया था, T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4। ध्यान से देखेंगे, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यहां पर इसको बताना है कि आपको अगर बैकवर्क रेशियो निकालना है तो आप किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां से तो आप T3 आप कैलकुलेट कर लोगे, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से आप अगर आपको एफिशिएंसी पूछा है तो आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अभी अभी हमने देखा है क्या कि T2 बाई जो T1 है वो किसके बराबर था, हमारे पास T3 बाई T4 के बराबर था। ठीक है, तो कुछ अगर हम कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि RBW यहाँ से एक बार T2 कॉमन लेना, T2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस T1 बाई T2, 1 माइनस T1 बाई T2। और अगर मैं यहाँ से T3 कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 1 माइनस T4 बाई T3, 1 माइनस T4 बाई T3। तो अब ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कंडीशन को हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि अगर इसको क्या कर दो, उल्टा कर देंगे तो T1 बाई T2 बराबर होगा T4 बाई T3 के, और 1 माइनस दोनों साइड से घटा दोगे तो 1 माइनस T1 बाई T2 किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस T4 बाई T3 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगी, गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो बैकवर्क रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, T2 बाई T3। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आपको साइकिल के अंदर क्या पता है, अगर आपको T2 की वैल्यू पता है जो आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो, T2 बाई T1 और प्रेशर रेशो से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पता है तो आप डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, बैकवर्क रेशो निकाल सकते हो। कि मतलब कि आपको मीन्स अगर आपको कंप्रेसर का एग्जिट टेम्परेचर पता है और टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर पता है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें से जो भी आप क्या करोगे, जो इतनी भी आपको टरबाइन से वर्क मिलने वाला है उसमें से कितना हिस्सा किसको, कंप्रेसर को चलाने के काम में आने वाला है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां से इस तरीके से कुछ एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 माइनस 1 अपॉन आरपी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहां से हम किस तरीके से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से बैकवर्क रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या निकल कर आया कि यहां से अगर आपको बैकवर्क रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप इजिली T2 बाई T3 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब एक बार आपके पास बैकवर्क रेशियो आ गया तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें नेट यानी वर्क रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 माइनस 1 माइनस RBW। तो ये कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हैं जो किसी भी जूनियर लेवल एग्जाम पे नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी और ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास ये हमारी ब्रिटन साइकिल, ये हमारी ब्रिटन साइकिल कि जिसके अंदर वन 2 3 4 2s 4s, 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। ये किसके अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, 1 से 2 आपका कंप्रेसर के अंदर, 3 to 4 किसके अंदर हो रहा है, 4s। ये मैं अभी बताऊंगा, ये मैंने s क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये 3 to 4 किसके अंदर हो रहा है, आपका टरबाइन के अंदर हो रहा है। इतनी बात हमें क्लियर है। और ये दोनों की दोनों प्रोसेस कैसे हैं आपके, ये दोनों की दोनों प्रोसेस हैं आपके
आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। इसका मतलब क्या है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी जो टोटल जो एंट्रोपी चेंज होता है, टोटल जो एंट्रोपी चेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स से, वो किस किस के बराबर होता है, वो होता है हमारा S यानी एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन प्लस डी क्यू बाई डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी। यहां पर ये जो एंट्रोपी जनरेशन होता है वो किस चीज को बताता है, आपका इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी, इररिवर्सिबिलिटी। कहने का मतलब है अगर आपका सिस्टम क्या नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, वो कब नहीं हो सकता, अगर वहां पर क्या है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा, एंट्रोपी का जनरेशन होने वाला है। और ये जो डेल क्यू बाई जो टी टर्म है, ये जो डेल क्यू बाई टी टर्म है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके एक्सटर्नल इंटर रिएक्शन, एक्सटर्नल इंटर रिएक्शन। किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कौन किस किस चीज का कॉम्बिनेशन होती है कि उसके अंदर में कितनी इरिवर्सिबिलिटी हो रही है और उसका सराउंडिंग के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि एंट्रोपी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी हमारे पास कांस्टेंट है। अगर एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें जो चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट है तो उसके अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो बराबर एस जनरेशन प्लस डेल क्यू बाई टी। तो देखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये कब पॉसिबल है, अगर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का मतलब है अगर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और अगर आपका एडियाबैटिक है तो इसका मतलब क्या है, ये हीट इंटरेक्शन क्या है, यानी डेल क्यू क्या है, आपकी वैल्यू जीरो। डेल क्यू क्या है, आपकी वैल्यू जीरो। तो यहां से देखेंगे हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ध्यान से सुनेंगे क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हम लोग जब थर्मोडायनामिक्स के अंदर एंट्रोपी जो होती है किसी सिस्टम की, वो दो चीजों की वजह से क्या होता है, उसमें हम लोग चेंज कैलकुलेट करते हैं। एक तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, मतलब अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल किसकी वजह से हो सकता है, फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, हाई टेम्परेचर पर हीट एडिशन की फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये सारे क्या डिफरेंट इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जहां पर भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा प्रोसेस आपका क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा ही होगा। तो यहां पर भी क्या होगा, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को बताता है। यहां पर ये डेल क्यू बाई टी क्या बता रहा है कि सराउंडिंग के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन है, इन दोनों का ही जो आप क्या होता है, टोटल क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम दी जाती है। अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात करता हूं तो एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, ये डेल क्यू टर्म क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। डेल क्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। और जबकि रिवर्सिबल बोल दिया तो रिवर्सिबल का मतलब है ये टर्म भी क्या होगी आपकी, जीरो। रिवर्सिबल है तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो अगर प्रोसेस क्या है आपका, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो वहां पर डेल्टा एस क्या होने वाला है आपका, जीरो, यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। अगर आपका प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब एडियाबैटिक तो है आपकी, ये वाली टर्म तो जीरो है, ये वाली टर्म तो जीरो है, लेकिन वहां पर क्या है, प्रोसेस आपका रिवर्सिबल नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, वहां पर एंट्रोपी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। एंट्रोपी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। अब क्योंकि एज जनरेशन यानी एंट्रोपी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, या तो अगर आपका प्रोसेस क्या है रिवर्सिबल है तो होगी ही नहीं, और अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो क्या होगी, बढ़ेगी।
ठीक है, तो यहां पर हमें इतनी सी बात समझ में आ गई, अगर हमारा प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो हमारी एंट्रोपी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। एंट्रोपी क्या होने वाली है, हमारी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जब हमारा प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा है, 1 से 2s, 1 से 2s क्या है, आइसेंट्रोपिक, s का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए क्या है, 1 से 2s, ये किसके अंदर हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर के अंदर, और ये है हमारा क्या, टरबाइन, टरबाइन। ध्यान से सुनेंगे कहानी, क्या बोल रहा हूं कि इस कंप्रेसर के अंदर अगर प्रोसेस आपका क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, मतलब एडियाबैटिक तो है और क्या है, इरिवर्सिबल है, मतलब एंट्रोपी को बढ़ना होगा, एंट्रोपी को बढ़ना होगा। तो अब ध्यान से बताइए, अगर आपका प्रोसेस क्या था, रिवर्सिबल एडियाबैटिक था, तो इस तरीके से गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक था तो इस तरीके से गया, तो अगर आपका प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो प्रोसेस आपका इस तरीके से जाएगा या इस तरीके से जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका प्रोसेस किस तरीके से जाने वाला है, इस तरीके से जाने वाला है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब हम बात करते हैं कंप्रेसर के लिए, जब हम बात करते हैं कंप्रेसर के लिए, तो कंप्रेसर को अगर प्रोसेस आपका क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो 1 से 2s जा रहा है, और अगर वहां पर क्या है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी प्रेजेंट है, यानी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये किस पर जाएगा, 1 से 2 पर जाएगा, ना कि 1 से 2 डैश पर। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, यहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहली चीज, जब भी कभी फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो हमेशा दिमाग में याद रखेंगे, जब भी हमें कभी भी वर्क देना होगा तो हमेशा फ्रिक्शन क्या करेगा, हीट का, एनर्जी का लॉस करेगा, तो इस वजह से हमें कंप्रेसर को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क देना पड़ेगा। फ्रिक्शन की वजह से ऑलवेज हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसर के अंदर ज्यादा वर्क देना पड़ेगा। और यही मैं अगर टरबाइन के लिए बात करूं, यही मैं अगर टरबाइन के लिए बात करूं, तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्चुअल कंडीशन में ये किस तरीके से जाने वाला है, तो एक्चुअल कंडीशन के अंदर किस तरीके से जाने वाला है, ये है आपका 4 कंडीशन, ये है आपकी कौन सी, 4 कंडीशन, और ये है आपकी क्या, 4 डैश कंडीशन। तो ये आपको अच्छी तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ने वाली है। अगर आपका प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, तो एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबिलिटी आ गई है, यानी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या होगा, आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, और आपके इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो यहां पर ये कौन सा प्रोसेस होने वाला है, 3 to 4 होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, 3 to 4 होगा, 3 to 4 होगा, 3 to 4 होगा। तो मतलब अगर यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो कंप्रेसर के लिए हमें वर्क ज्यादा देना पड़ेगा, और टरबाइन से हमें वर्क क्या होगा, कम मिलेगा। यार फ्रिक्शन ऑलवेज क्या करेगा, लॉस करेगा, मतलब जितनी अमाउंट ऑफ वर्क हम किसमें, कंप्रेसर में दे रहे हैं, उसका कुछ अमाउंट कौन खा जाएगा, फ्रिक्शन खा जाएगा, तो हमें वर्क क्या होना, देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि टरबाइन के केस में जितना भी वर्क हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है, लेकिन उस जो हमें मिल रहा है उसमें से कुछ अमाउंट कौन खा जाएगा, फ्रिक्शन खा जाएगा। तो इस वजह से हमें जो मिलने वाला जो वर्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या, एफिशिएंसी के बारे में, कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर, अगर मैं कंप्रेसर की बात करूं, कंप्रेसर एफिशिएंसी देखिए कभी भी 100% नहीं होती कंप्रेसर, तो इसका मतलब क्या है, कम अपॉन एफिशिएंसी का मतलब हम क्या बोलेंगे, कम अपॉन ज्यादा, तभी तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं कि कितना ज्यादा एफिशिएंट है एक्चुअल के कंपैरिजन में। तो यहां पर देखिए वर्क हमें किस में ज्यादा देना पड़ रहा है, एक्चुअल में हमें वर्क ज्यादा देना पड़ रहा है, जबकि आइसेंट्रोपिक में हमें वर्क क्या देना पड़ रहा था, कम देना पड़ रहा था, किसमें, कंप्रेसर में। तो मतलब वर्क मींस क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्क अपॉन
आइसेंट्रोपिक वर्क, एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क, आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क। मतलब एक्चुअल में हमें क्या देना पड़ रहा था, ज्यादा वर्क देना पड़ रहा था, और जबकि आपको आइडियली देखें तो आपको कम वर्क देना पड़ रहा था। ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन, अगर मैं टरबाइन के केस में बात करूंगा तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, टरबाइन के केस में हमें क्या मिल रहा है, एक्चुअल में वर्क कम मिल रहा है, जबकि आइसेंट्रोपिकली हमें वर्क क्या हो रहा था, ज्यादा मिल रहा था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्क डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक वर्क। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि टरबाइन के लिए टरबाइन और कंप्रेसर के लिए उनकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगी, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक वर्क डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क, और जबकि यहां पर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन क्या हो जाएगा, एक्चुअल वर्क अपॉन आइसेंट्रोपिक वर्क। अगर मैं कितना वर्क हमें मिल रहा है, तो आइसेंट्रोपिकली हम कहां तक जा रहे थे, Cp T2s माइनस T1 डिवाइडेड बाय Cp, एक्चुअल में कितना जा रहे हैं हम, T2 माइनस T1, एक्चुअल में कितना जा रहे हैं हम, Cp T2 माइनस T1। तो यहां से Cp से Cp गुजर जाएगा, ये एक्चुअल में H2s माइनस H1 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो इसी तरीके से हम लोग टरबाइन के लिए भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में हम कितना जा रहे हैं, Cp T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय Cp T3 माइनस T4s। तो अगेन Cp से Cp गुजर जाएगा, मीन्स एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर क्या निकल कर आ गया आपके पास, T2s माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। इसी तरीके से एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन क्या निकल कर आ गया आपके पास, T3 माइनस T4 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4s। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टरबाइन और कंप्रेसर की एफिशिएंसी किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसका बेसिकली जो यूज होता है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, किसके लिए, जब आपको ये एक्चुअल कंडीशंस निकालनी हो, जब आपको क्या निकालनी हो, ये एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल टेम्परेचर निकालने हो, किसके अंदर, ब्रेटन साइकिल के अंदर, कि टरबाइन कंप्रेसर का एग्जिट और टरबाइन के एग्जिट पर कितना आपको एक्चुअल में टेम्परेचर मिलने वाला है। तो यहां तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बात की। तो आज की क्लास में हमने अभी तक वर्क रेशो को देखा, बैक वर्क रेशो को देखा, एयर रेट को देखा, उसके बाद फिर हमने बात की किसके बारे में, एफिशिएंसी के बारे में बात की, किसकी, टरबाइन और कंप्रेसर की, जिसमें हमने बात की कि एक्चुअल में हमें क्या होना पड़ता है, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन प्रेजेंट होने की वजह से हमें एक्चुअल में वर्क ज्यादा देना पड़ेगा, और फ्रिक्शन प्रेजेंट होने की वजह से एंट्रोपी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको हमने ग्राफ में प्लॉट किया, टीएस डायग्राम पे किस तरीके से प्रोसेस होगा। इसी तरीके से जब हमें टरबाइन से वर्क मिलता है तो फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या होगा, एक्चुअल में हमें वर्क कम मिलेगा एज कंपेरेटिवली आइसेंट्रोपिकली। तो उसके रिगार्डिंग जो उसको रिप्रेजेंट करता है चेंज को, वो कौन करता है, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन। तो चलिए, अब तक हम इतनी कहानी बोल चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि हमने हमारी एफिशिएंसी को देखिए, हमारे पास यहां पर ओवरऑल दो पैरामीटर हैं, कि जो हमारे पास ब्रेटन साइकिल की क्या है, एफिशिएंसी है, ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी है, और हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू नेट चाहिए, डब्ल्यू नेट क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यू टरबाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर। अब हम कुछ ऐसे इसमें मॉडिफिकेशन करने वाले हैं गैस टरबाइन के अंदर, जिससे कि हमें क्या चाहिए, हमें इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है और डब्ल्यू नेट भी हमारा क्या हो, बढ़ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक होता है हमारे पास, ध्यान रखेंगे यहीं से, कि जहां अगर हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हम लोग यूज करने वाले हैं रीजनरेशन प्रोसेस।
अगर हमें डब्ल्यू नेट बढ़ाना है यानी वर्क आउटपुट बढ़ाना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो टरबाइन का आउटपुट बढ़ा दो तो भी आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू नेट बढ़ जाएगा, या फिर आप क्या कर दो इस डब्ल्यू कंप्रेसर को कम कर दो तब भी आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू नेट बढ़ जाएगा। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि टरबाइन के वर्क बढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रीहीटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ रीहीटिंग, और कंप्रेसर के वर्क को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरकूलिंग, इंटरकूलिंग। तो मतलब अब तक हमने गैस टरबाइन के बारे में जो पढ़ा वो क्या थी, सिंपल ब्रेटन साइकिल को समझा। सिंपल ब्रेटन साइकिल के अंदर अब हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। किसके लिए हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हम क्या चाहते हैं हमारी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो, क्योंकि हमारा बैकवर्क रेशियो ही काफी ज्यादा होता है। तो हम क्या चाहते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़े और डब्ल्यू नेट जो हमारा जो मेन आउटपुट है वो भी क्या हो, इंक्रीज हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रीजनरेशन प्रोसेस, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रीहीटिंग और इंटरकूलिंग, किसको डब्ल्यू नेट को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं कि करके बात करेंगे। सबसे पहले रीजनरेशन प्रोसेस क्या होता है, इससे ब्रेटन साइकिल पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, इस प्रोसेस में हम करते क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बात करेंगे हम रीजनरेशन इन गैस टरबाइन, रीजनरेशन इन गैस टरबाइन। देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे होती है। तो कहानी हमारी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जब 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहा था, जो हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, वन टू थ्री फोर, ये हम लोग सिंपल ब्रेटन साइकिल की ही बात कर रहे हैं जिसमें हमारे प्रोसेस वही है। एडियाबेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअल की कंडीशन के रिगार्डिंग अगर दिया हुआ होता है तो हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल 1 से 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो देखा ये गया कि हमारी एफिशिएंसी होती है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे लिए जो हीट सप्लाइड है यानी जो फ्यूल की रिक्वायरमेंट है अगर वो कम हो जाए तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमें यही तो चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम इसमें हीट सप्लाइड की अमाउंट कम कर दें, कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट कर दें जैसे हमारे पास जो हीट सप्लाइड जो हम बाहर से हीट कर रहे हैं अगर वो कम कर दें तो कम हीट पे ही हमें कितना मिलेगा, सेम आउटपुट मिल जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमने देखा कि जो हमारे पास जो टरबाइन से जो T4 जो गैसेस निकल रही हैं, टरबाइन से क्या होगा, गैसेस गई 2 to 3 हीटअप हुई और 3 पॉइंट पर टरबाइन के अंदर एंटर होने के बाद जब गैसेस हमारी T4 पर निकली तो हमने देखा इस T4 का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T2 से काफी ज्यादा है। जो बाहर जो एग्जिट कर रही हैं गैस किससे, टरबाइन से, उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, मतलब उनके पास अभी भी काफी एनर्जी बची हुई है। तो इसी एनर्जी को यूटिलाइजेशन करना ही मींस हॉट गैसेस को यूटिलाइजेशन करना ही क्या कहलाता है आपका, रीजनरेशन। अब इस हॉट गैसेस का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, क्योंकि जो कोल्ड एयर जो कंप्रेसर में अंदर जाएगी, जो कंप्रेसर में अंदर जा रही है यानी T2 पे जो कंप्रेसर से बाहर निकल रही है उसको पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इस हॉट गैसेस से हीट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनो, हो क्या रहा है कि हमें मान लो गैस को चाहिए 100 जूल एनर्जी चाहिए T2 से T3 तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमने देखा कि T4 जो हॉट गैसेस हैं इनके पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमें 100 जूल के लिए पहले क्या देना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा, टोटल क्यू सप्लाइड करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इसमें से हमें कम के लिए 100 जूल के लिए अब हम क्या कर दिया, हमने ये जो गैसेज हैं इनकी एनर्जी, जिनके पास हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर हाई एनर्जी जो गैसेज हैं, हॉट गैसेज हैं, इनकी एनर्जी किसको दे दी, ये जो कंप्रेसर से जो बाहर निकल रही गैस इनको दे दी। तो इसके बाद जब कंप्रेसर को एग्जिट जो गैसेज है उनको अगर हम एनर्जी दे देंगे तो हमारे पास सपोज इन्होंने 40 जूल एनर्जी इन्होंने दे दी, किन्होंने दे दी, टरबाइन से एग्जिट होती हुई गैसेज ने कंप्रेसर से एग्जिट होती हुई गैसेज को क्या दे दी, यानी कोल्ड एयर को क्या दे दी, इन्होंने अपनी एनर्जी दे दी। तो उसके बाद हमें जो फ्यूल देना पड़ेगा वो केवल 60 जूल के रिगार्डिंग ही तो हमें क्या देना पड़ेगा, फ्यूल देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब अगर मैं इसके एक सेटअप की बात करूं तो हम लोग क्या हो रहा है इस प्रोसेस में
कि मीन्स प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर, ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा कंबशन चेंबर, कंबशन चेंबर, ये हमारा क्या है, टरबाइन। होगा क्या, यहां से 1 कंडीशन पर एंटर हुई और यहां से क्या हो गई, 2 कंडीशन पर बाहर निकल गई। अब ये 2 कंडीशन पर बाहर पहले निकलने के बाद ये पहले किस में जाती थी, हमारे कंबशन चेंबर में जाती थी, और हमने क्या कर दिया, इस कंबशन चेंबर में जाने से पहले यहां पर हमने लगा दिया एक क्या, रीजनरेटर। रीजनरेटर क्या होता है, एक हीट एक्सचेंजर होता है, रीजनरेटर। रीजनरेटर क्या है, हीट एक्सचेंजर। क्या है ये आपका, हीट एक्सचेंजर। ये क्या है आपका, हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो यहां से पहले क्या हुआ, हमने यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या हो रहा था, हमारे पास थर्ड पॉइंट पर क्या कर रही थी, हमारे पास एंटर कर रही थी गैसेस, और यहां से जो एग्जिट कर रही हैं वो किस पर कर रही हैं, हमारे पास अगेन 4 कंडीशन पर एग्जिट कर रही हैं। और यहां से हमने देखा कि जो 2 पॉइंट के बाद ये किस पर पहुंच गई, 5 पॉइंट पर एंटर कर रही हैं, किसके अंदर, कंबशन चेंबर के अंदर। कंबशन चेंबर के अंदर किस पॉइंट पर एंटर कर रही है, 5 पॉइंट पर, और यहां से ये किस पर एग्जिट कर जा रही है, 6 पॉइंट पर एग्जिट, बाहर एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, गैसेस एंटर कर जा रही हैं। ध्यान से देखिएगा हुआ क्या है इस प्रोसेस में, हमने क्या किया, जो टरबाइन से निकलने वाली हॉट गैसेस थी उनकी एनर्जी किसको दे दी, इस कंप्रेसर के एग्जिट से निकलने वाली गैसेस के लिए, मींस कोल्ड एयर के लिए, जिसको हम कंबशन चेंबर में भेजने से पहले उनको पहले ही हमने थोड़ा गर्म कर दिया, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर फ्यूल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, कम हो गई, और अल्टीमेटली कम फ्यूल में हमें क्या मिल गया, सेम वर्क आउटपुट मिल गया। तो इससे हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो अगर मैं इसको टीएस डायग्राम पर प्लॉट करता हूं, तो टीएस डायग्राम पर प्लॉट किस तरीके से होने वाला है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ध्यान से देखेंगे हुआ क्या, 1 से 2 हमारा प्रोसेस हुआ कंप्रेशन, 1 से 2 हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन, किसमें हुआ, कंप्रेसर में। अब होना था किसके अंदर, 2 to 3, ये प्रोसेस जाना था किसके अंदर, 2 to 3, मींस ये किसके अंदर होना था, कंबशन चेंबर के अंदर होना था, जो अब तक हम लोग करते हुए आए हैं। और इसके बाद लेकिन यहां पर 2 to 3 कंबशन चेंबर में जाने से पहले किस में चली गई, रीहीट में चली गई, मतलब सॉरी रीजनरेशन में चली गई, गैसेस रीजनरेटर में चली गई। वहां पर इनका क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ के सपोज पहुंच गया इस पॉइंट पर, किसका, गैसेस का टेम्परेचर पहुंच गया इस पॉइंट पर, यानी 5 पॉइंट पर, और ये तब एंटर कर गई किसके अंदर, कंबशन चेंबर के अंदर। मतलब जो कंबशन चेंबर में पहले एंट्री 2 पॉइंट पर हो रही थी, अब किस पर हो रही है, 5 पॉइंट पर एंटर हो रही है, ठीक है। और 3 के बाद अगेन क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। 3 के बाद अगेन कहां तक एक्सपेंशन हुआ, 0.4 तक एक्सपेंशन हुआ। जब 4 तक एक्सपेंशन हुआ तो ये जो एग्जॉस्ट गैसेस क्या हुआ, बाहर निकल रही थी, तो ये डायरेक्ट कहां जा रही थी, 4 से 1 कंडीशन पर जा रही थी, यानी बाहर एटमॉस्फेयर में जा रही थी। लेकिन उससे पहले हॉट गैसेस को हम किस में ले गए, हीट एक्सचेंजर में ले गए। तो मतलब ये किस पॉइंट पर पहुंच गए, ये 0.6 पर पहुंच गए, ये 0.6 पर पहुंच गए, ये किस पर पहुंच गए, 0.6 पर पहुंच गए। और 6 पर पहुंचने के बाद ये वाला जो प्रोसेस 6 to 1 किस में हुआ, आपके बाहर एटमॉस्फेयर में। देखेंगे ये 1 से 2, अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला जो प्रोसेस है 2 to 5, ये किस में हो रहा है आपका, रीजनरेशन में, रीजनरेटर में, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है आपका 5 to 3, ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर हो रहा है आपका, कंबशन चेंबर के अंदर, कंबशन चेंबर के अंदर,
मतलब अब जो हीट ऐड हो रही है वो 5 to 3 में ऐड हो रही है, जबकि यहां पर 3 to 4 में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। 4 to 6 ये जो प्रोसेस हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, रीजनरेटर के अंदर। अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, कोल्ड एयर को दे रहा है। और 6 to 1 ये क्या हो रहा है, बाहर एटमॉस्फेयर में, बाहर किसके साथ, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रीजनरेटर में अगर हम लोग बात करें तो हमारी टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल क्या हो गई, कम हो गई। टोटल अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या हो गई, फ्यूल कम हो गई। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं, अब अगर मैं एफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा तो किस तरीके से बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इस रीजनरेशन से फर्क किस किस चीज पर पड़ रहा है कि हीट सप्लाइड। अगर मैं बात करता हूं इस रीजनरेशन प्रोसेस से इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है, तो हीट सप्लाइड क्या हो गया आपका, कम हो गया। हीट सप्लाइड क्या हो गया, कम हो गया। अरे देखो ना यार, क्योंकि यहां पर क्या कर दिया हमने, इसका टेम्परेचर जो गैस निकल रही थी जो 3 तक पहुंचना था 5 तक तो हमने किससे, ये जो एग्जिट गैस थी वह उससे ही पहुंचा दिया, उससे ही क्या कर दिया हमने, पहुंचा दिया। ठीक है। दूसरा है आपका, अगर मैं बात करता हूं डब्ल्यू टरबाइन, टरबाइन वर्क, ध्यान से देखो टरबाइन वर्क पर कुछ असर पड़ा क्या। 3 to 4 हमारा सिंपल ब्रिटन साइकिल में पहले भी जा रहा था, 3 to 4 हमारा सिंपल ब्रिटन साइकिल के अंदर पहले भी जा रहा था और अभी भी कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब नो चेंज, नो चेंज। कंप्रेसर वर्क में कुछ फर्क पड़ा क्या, कंप्रेसर वर्क में कुछ फर्क पड़ा क्या। कंप्रेसर वर्क अगेन हमारा कहां से कहां तक, 1 से 2 तक हो रहा था, इसमें भी क्या हो रहा है, नो चेंज, नो चेंज इन टरबाइन वर्क, नो चेंज इन कंप्रेसर वर्क। अब देखिएगा एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था, एक तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं, हमारे फ्यूल की रिक्वायरमेंट कम हो गई तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है। और सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि जो हीट का जो एडिशन हो रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की क्या स्टेटस है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन की क्या स्टेटस है। मतलब ये हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये वो टेम्परेचर है जिस पर हीट का एडिशन हो रहा है और ये वो टेम्परेचर है जिस पर हीट का रिजेक्शन हो रहा है। अगर ये गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही क्या होने वाला है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। जरा देखते हैं इसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है क्या। जब हमारी सिंपल ब्रिटन साइकिल थी 1 2 3 4, तो हमारा जो हीट का एडिशन हो रहा था वो कुछ सपोज अगर आप इसका मीन टेम्परेचर निकालो तो तकरीबन यहां आएगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। एवरेज ले लिया कि एवरेज इस टेम्परेचर पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट का एडिशन कर रहे हैं, किसके अंदर, कंबशन चेंबर के अंदर। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन सपोज यहां पर आ रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। ठीक है। अब अगर देखिए हमारी वाली जो दूसरी साइकिल है, कौन सी, रीजनरेशन साइकिल, रीजनरेशन साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, 1 2 3 4, तो यहां पर ये पॉइंट है 5 और ये पॉइंट है हमारा 6। तो ध्यान से देखेंगे जो हमारा जो हीट का एडिशन अब जो हो रहा है वो प्रोसेस 5 टू, वो प्रोसेस हमारा किस में, 5 to 3 में हो रहा है, प्रोसेस 5 to 3 में हो रहा है। मतलब हीट का एडिशन क्यू सप्लाइड कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है। तो अगर मैं इस प्रोसेस 5 to 3 के अंदर मीन टेम्परेचर देखूं तो तकरीबन कुछ यहां पर मान लीजिए आप, यहां पर आ जाएगा। और जबकि यहां पर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो पहले यहां पर 4 से 1 में हो रहा था अब प्रोसेस 6 to 1 में हो रहा है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एवरेज कुछ यहां पर आ जाएगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन। ये कौन सा हो जाएगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो अगर मैं बात करता हूं कि रीजनरेशन के अंदर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, रीजनरेशन के अंदर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन,
इसकी क्या स्टेटस है, तो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि अगर मैं बात करता हूं मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन के लिए हमारा जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है वो क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। यानी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम हो रहा है, अल्टीमेटली आपका गैप बढ़ रहा है। तो इसका मतलब आपकी साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान रखेंगे रीजनरेशन के अंदर आपकी साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ती है, टरबाइन और कंप्रेसर वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टरबाइन और कंप्रेसर वर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो इस प्रोसेस से 10 to 15% एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, पूरे सिस्टम की इंक्रीज होती है रीजनरेशन के अंदर। अब रीजनरेशन के अंदर हमने बात की कि जो टरबाइन की जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, जिनका टेम्परेचर किससे, कंप्रेसर से जो कंप्रेस होने के बाद जो T2 पर पहुंचे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग हीट एक्सचेंजर में हीट का एक्सचेंज करा रहे हैं, क्योंकि T4 का टेम्परेचर क्या है, T2 से ज्यादा है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमने जो रीजनरेटर यानी जो हीट एक्सचेंजर लगाया है, ये कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। तो अगर मैं बात करता हूं इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर, या इसी को ही हम लोग बोलते हैं और थर्मल रेशो, क्या बोलते हैं, थर्मल रेशो, ठीक है। इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर और थर्मल रेशो। अगर मैं बात करता हूं तो इफेक्टिवनेस क्या होगी, ये होगी आपकी क्या, इफेक्टिवनेस क्या होगी कि आपका एक्चुअल में टेम्परेचर कितना राइज हुआ है और मैक्सिमम कितना हो सकता था। अब एफिशिएंसी ही को तो बता रहा है एक तरीके से कि आपका रीजनरेटर कितना ज्यादा इफेक्टिव है, कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो मतलब अगर मैं बात करता हूं कि एक्चुअल में टेम्परेचर राइज कितना हुआ है, एक्चुअल टेम्परेचर राइज किसके अंदर, रीजनरेटर के अंदर, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज, कि मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर राइज कि मतलब एक्चुअल में कितना हुआ है और मैक्सिमम कितना हो सकता था। अब देखते हैं कि एक्चुअल में कितना हो रहा है और मैक्सिमम कितना हो सकता था, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, टीएस डायग्राम। तो टीएस डायग्राम के अंदर 1 2 3 4, 1 से 2 आपका क्या हुआ, कंप्रेशन। देखिए ये क्या है हमारे पास, T4 क्या है यहां पर, T2 से ज्यादा। ये पॉइंट है हमारे पास 5 और ये पॉइंट है हमारे पास 6, 1 से 2। अब देखिएगा अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कंप्लीट है, इसकी इफेक्टिवनेस अगर 1 होती तो मतलब ये क्या कर देता, कितना हीट ट्रांसफर कर सकता था, कितना हीट ट्रांसफर कर सकता था, ये अपनी सारी की सारी एनर्जी, मतलब अगर इसकी इफेक्टिवनेस क्या होती, 1 होती, तो एक्चुअल में कितना टेम्परेचर राइज हुआ है इसका, T4 माइनस एक्चुअल टेम्परेचर राइज, एक्चुअल टेम्परेचर राइज, ये कितना हुआ है, T5 माइनस T2। अब रीजनरेशन में तो यही प्रोसेस हुआ है ना यार, तो T5 माइनस T2। और मैक्सिमम कितना हो सकता था, मैक्सिमम कितना हो सकता था जो T4 के बराबर पहुंच जाए, मैक्सिमम तो इतना ही हो सकता था। मैक्सिमम कितना हो सकता था ये टेम्परेचर कि ये कहां तक पहुंच जाए, T4 के बराबर ही पहुंच जाए। अब खुद सोचो ना यार कि T2 एक कम टेम्परेचर है, T4 एक ज्यादा टेम्परेचर है। तो आपने क्या किया है, एक रीजनरेटर लगा दिया, कि आपने क्या किया, T2 को इसको बढ़ा दिया T5 तक, लेकिन ये पहुंच कहां तक सकता था, T4 तक पहुंच सकता था इसकी अगर पूरी हिम्मत होती तो, अगर ये कंप्लीटली एफिशिएंट होता तो मतलब यहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कितना पॉसिबल है, T4 माइनस T2। तो यही क्या कहलाती है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी इफेक्टिवनेस।
इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी आपकी, इफेक्टिवनेस हो जाएगी आपकी क्या, कि एक्चुअल टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है T5 माइनस T2, और एक्चुअल में कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है T5 माइनस T2, और मैक्सिमम कितना पॉसिबल था T4 माइनस T2। अगर मैं इस साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में बात करूं कि एफिशिएंसी कितनी होगी इस रीजनरेटिव साइकिल की, एफिशिएंसी कितनी होगी इस रीजनरेटिव साइकिल के बारे में, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना पहुंच सकता है, कितना डिफरेंस कवर कर सकता है, तो ये कितना कर सकता है T4 माइनस T2 के बराबर का डिफरेंस कवर कर सकता है। अगर मैं इसके एफिशिएंसी की बात करूं रीजनरेटिव की, तो हम बात करते हैं एफिशिएंसी क्या होता है W नेट अपॉन Q सप्लाइड, W नेट अपॉन Q सप्लाइड के हीट कितनी सप्लाइड हुई है। अब ध्यान से देखेंगे W नेट क्या है हमारे पास, W नेट देखेंगे तो इस साइकिल में हमारे पास W नेट क्या होगा, टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, मतलब टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। अबे बताया था ना साइकिल के अंदर जितना भी हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो नेट किसके बराबर होगा, वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय Q सप्लाइड। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड। तो अगर हम यहां से देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ रीजनरेटिव साइकिल की क्या निकल कर आएगी 1 माइनस, देखिए Q रिजेक्ट कौन कौन से प्रोसेस में हो रही है 6 to 1 में, कहां पर हो रही है आप 4 to 1 में, किस में हो रही थी हमारी सिंपल ब्रिटन साइकिल में, लेकिन 4 to 6 प्रोसेस किस में हो रहा है हमारा रीजनरेटर में हो रहा है। इस वजह से 6 to 1 में क्या हो रही है हमारी हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो यहां पर हीट का रिजेक्शन किस में हो रहा है 6 to 1 में, यानी Cp T6 माइनस T1 डिवाइडेड बाय QS कितना Q सप्लाइड कहां पर हो रही है आपकी, पहले हो रही थी हमारी T2 से लेकर T3 तक, लेकिन हमारी जो Q सप्लाइड हो रही है अब कहां से कहां तक हो रही है हमारी T5 से लेकर T3 तक। तो क्या चला जाएगा यहां पर Cp T3 माइनस T5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो T3 माइनस T5, तो यहां से Cp जब गुजर जाएंगे तो एफिशिएंसी ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल क्या निकल कर आ जाएगी 1 माइनस T6 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T5। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रीजनरेटर की एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं साइकिल के अंदर। कि आप क्या कर सकते हो, आप ये देख लीजिए कि हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कहां पर हो रहा है साइकिल के अंदर। अब जब हमारी साइकिल रीजनरेशन हो गई थी, रीजनरेशन का मतलब था जो टरबाइन से जो एग्जिट जो गैसेज निकल रही हैं इसकी सहायता से जो कंप्रेसर का जो एग्जिट जो गैसेज है यानी कोल्ड एयर है इसका टेम्परेचर क्या करो बढ़ा दो। मैक्सिमम आप कहां तक ले जा सकते हो, मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो इतना जा सकता है, T4 के बराबर जा सकता है। अगर इसकी थर्मल कंडीशन क्या हो जाए 1 हो जाए तो ये इसके बराबर पहुंच सकता है। और दूसरा क्या है, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है हमारा, इस तरीके से मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है हमारा बढ़ रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हमारा कम हो रहा है। और जैसे ही गैप कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी क्या होगी बढ़ेगी। और एफिशिएंसी किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी हमने देखा, 1 माइनस Q रिजेक्टेड अपॉन Q सप्लाइड से आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। W नेट पर हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब इसी के साथ अगर मैं कंसिडर करूं कि मीन्स अगर आपका ये इफेक्टिवनेस क्या हो जाए आपकी 1 हो जाए, इफेक्टिवनेस आपकी क्या हो जाए 1 हो जाए, तो इफेक्टिवनेस अभी अभी हमने लिखा है, कितना लिखा है हमने इफेक्टिवनेस को, इफेक्टिवनेस है हमारी T5 माइनस T2, देखिए क्या होगा T5 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T4 माइनस T2। अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब क्या है कि T5 माइनस T2 बराबर T4 माइनस T2। तो T2 से T2 गुजर गए तो इफेक्टिवनेस 1 होने का मतलब क्या है, हम T2 को कहां तक ले गए T5 तक ले गए, सॉरी T2 को कहां तक ले गए T4 तक ले गए। मतलब जो T5 है किसके बराबर हो गया T4 के बराबर हो गया, और एंड जो आपका T2 है वो किसके बराबर हो जाएगा T6 के बराबर हो जाएगा। मतलब आपका सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो गया कि यहाँ पर जो
T2 जो आपका जो हीट एडिशन के बाद जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर, एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर के बराबर पहुंच गया, और उसके अंदर जब गैसेज अपनी एनर्जी देके निकली तो उनका टेम्परेचर किसके बराबर हो गया, T2 के बराबर हो गया। तो इसके केस में अगर मैं एफिशिएंसी को देखें, तो अगर हम लोग एफिशिएंसी को देखें किसके लिए, ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, आइडियल रीजनरेटिव। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी आपकी, आइडियल रीजनरेटिव। तो आइडियल रीजनरेटिव का अगर हम लोग केस की बात करें तो एफिशिएंसी T6 किसके बराबर हो जाएगी, यानी अभी अभी हमने लिखा है 1 माइनस, क्या लिखा है, T6 माइनस, हमने अभी अभी लिखा है T6 माइनस T1, T6 माइनस T1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T6 माइनस T1 के बाद हो जाएगा T3 माइनस T5। यही थी हमारी, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस T6 की वैल्यू पुट कर दीजिए किसके बराबर है, T2 के, तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, T3 माइनस T4, T3 माइनस T4, T3 माइनस क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे कुछ एक कैलकुलेशन कर लेंगे इसी के अंदर। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, आइडियल रीजनरेटर के लिए, आइडियल रीजनरेटर के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 1 माइनस, इधर से क्या कर लो, इधर से T1 कॉमन ले लो, इधर से T1 कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, T2 बाई T1 माइनस 1, T2 बाई T1 माइनस 1, और यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम लोग T4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, T3 बाई T4 माइनस 1। और ये आपको पता है, हम ऑलरेडी जानते हैं इस प्रोसेस के लिए कि T2 बाई T1 बराबर किसके होता है, T3 बाई T4 के बराबर होता है। माइनस 1 दोनों तरफ लगाओगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी आइडियल रीजनरेटर की कंडीशन में जो एफिशिएंसी होगी 1 माइनस T1 बाई T4 के बराबर होगी, 1 माइनस T1 बाई T4 के बराबर होगी। और अगर मैं इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हुए T3 बाई T3 का मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड लगा दूं तो कुछ इफेक्ट आएगा क्या इसके अंदर, कुछ भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। जब कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा तो यहां पर अगर मैं इसको रीअरेंज कर लीजिए, आइडियल के केस में 1 माइनस T1 बाई T3 इंटू T3 बाई T4, T3 बाई T4। तो यहां से आप देखोगे जो आइडियल रीजनरेटर के लिए, आइडियल रीजनरेटर के लिए क्या होगा, एफिशिएंसी जो निकल कर आएगी 1 माइनस T1 बाई T3, और यही किसके बराबर है, T3 बाई T4 बराबर किसके होता है, RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, इंटू RP की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कौन सी एफिशिएंसी है, ये वो एफिशिएंसी है जब आपका रीजनरेटर क्या है, 100% एफिशिएंट है। रीजनरेटर आपका क्या है, आइडियल रीजनरेटर की बात कर रहे हैं, जब वहां पर इफेक्टिवनेस उसकी क्या है 1 है, तब आइडियल कंडीशन में रीजनरेटर की एफिशिएंसी किससे दी जाएगी, इस तरीके से दी जाएगी। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो को बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ये इतना डेरिवेशन इसीलिए किया गया है क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट एक आपको बात बतानी थी। वो पॉइंट है कि मींस जैसे जैसे आप प्रेशर रेशियो को बढ़ाओगे तो आप देख रहे हो आइडियल रीजनरेटर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे आपने प्रेशर रेशियो को बढ़ाया आइडियल रीजनरेटर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आइडियल रीजनरेटर की एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है? तो ध्यान से देखिए, प्रेशर रेशियो बढ़ाने का मतलब है आप क्या कर रहे हो, 1 से 2 जो प्रोसेस है, 1 2 3 4, ध्यान से सुनेंगे, जो 1 से 2 जो प्रोसेस है, सबसे पहले प्रेशर रेशियो बढ़ाने का मतलब क्या है कि आप इसको क्या कर रहे हो, और ज्यादा कंप्रेस कर रहे हो। तो ये हमारा, हमने रीजनरेटर को कब लगाया था, जब हमारे पास T4 क्या है, T2 से ज्यादा है। अरे यार, हॉट गैसेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी ना हीट ट्रांसफर होगा कोल्ड एयर के लिए। जब तक T4 T2 से ज्यादा है आपका क्या होगा, हीट का, यानी हीट का ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर किसके अंदर हो रहा है, रीजनरेटर के अंदर हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे आपने क्या बढ़ाया, प्रेशर रेशियो जैसे जैसे आप बढ़ाते गए, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली T2 टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो।
T2 टेम्परेचर को आप क्या करते हुए जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, 2 डैश पर ले गए, 2 डबल डैश पर ले गए, और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो T2 है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया T4 से, तब आपका रीजनरेटर कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि रीजनरेटर का हमने यूज ही इसीलिए किया था कि टरबाइन से जो हाई टेम्परेचर की जो गैसेस निकल रही हैं वो अपनी एनर्जी किसको दे सकें, इस कंप्रेसर से निकलने वाली कोल्ड एयर को दे सकें। कोल्ड एयर इन द सेंस एज कंपैरेटिवली एग्जॉस्ट गैसेस के, जो एग्जॉस्ट गैसेस जो निकल रही हैं वो अपनी एनर्जी किसको दे सके, इन कंप्रेसर से निकलने वाली कोल्ड एयर को दे सके। तो इसका मतलब एक प्रेशर रेशो के बाद means after a limit of pressure ratio, after a limit of pressure ratio क्या होगा, रीजनरेटर्स, जो आपके जो रीजनरेटर्स हैं becomes ineffective, आपके जो रीजनरेटर हैं वो क्या होने लगते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं, ड्यू टू हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाई इंक्रीज इन कंप्रेसर एग्जिट टेम्परेचर, देन किसकी तुलना में, देन टरबाइन एग्जॉस्ट गैसेस। मतलब जितना ज्यादा आपका कंप्रेसर का टेम्परेचर T2 होगा उसको उतना ही आपकी जो रीजनरेटर है वो क्या होंगे, इनइफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि हमने सर आज क्या पढ़ा है, आज हमने बात की थी सबसे पहले वर्क रेशो के बारे में, बैक वर्क रेशो के बारे में, फिर हमने वर्क रेशो के बारे में समझा, फिर हमने एयर रेट के बारे में समझा, फिर उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल किया कि किस तरीके से हम लोग बैक वर्क रेशो, टेम्परेचर, इन सारी कैलकुलेशंस करते हैं। अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जूनियर लेवल के एग्जाम में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, इस लेवल का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। इसके बाद फिर हमने बात की किसके बारे में, रीजनरेटर के। हम चाहते हैं कि सर हमारे सिस्टम की गैस टरबाइन है उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो हम एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने किसका इंट्रोडक्शन दिया, किसको यूज किया, हमने रीजनरेटर को यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि हमने देखा कि जो टरबाइन से जो हमारी जो गैसेस निकल रही हैं उसका जो टेम्परेचर है वो अभी भी काफी हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर की वजह से हमने उस गैस की जो एनर्जी है, एग्जॉस्ट गैसेस की जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया, रीजनरेटर का यूज किया। रीजनरेटर एक हीट एक्सचेंजर है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर दो फ्लूइड आपस में हीट का क्या करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का एक्सचेंज करते हैं। तो कंप्रेसर से जो एग्जिट होने वाली जो गैसेस थी हमने उसको डायरेक्ट कंबशन चेंबर में ना भेज के किसके अंदर भेज दिया, रीजनरेटर के अंदर भेज दिया, जिसमें कौन सी आ रही थी, एग्जॉस्ट गैसेस जो टरबाइन से निकल रही थी। उन्होंने क्या किया, अपनी हीट को उस T2 टेम्परेचर वाली जो गैसेज है उनको प्रोवाइड करा दिया। और इसके बाद फिर हमने बात की कि इससे हमारी मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बढ़ गया, अल्टीमेटली हमारी फ्यूल की सप्लाई कम हो गई। तो ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 10 to 15%। हमारे टरबाइन वर्क पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारे कंप्रेशन वर्क पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये सारे पैरामीटर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि रीजनरेशन में वर्क रेशो के साथ क्या होता, वर्क के साथ क्या होता है, टरबाइन वर्क के साथ क्या होता है, कंप्रेशन वर्क के साथ क्या होता है, एफिशिएंसी के साथ क्या होता है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन के साथ क्या होता है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन के साथ क्या होता है। उसके बाद फिर हमने बात की कि इफेक्टिवनेस ऑफ रीजनरेटर, कि ये जो हमने रीजनरेटर लगाया है ये कितना इफेक्टिव है या नहीं, ये कैसे पता किया कि मतलब कि एक्चुअल में कितना टेम्परेचर राइज कर रहा है और मैक्सिमम कितना हो सकता था, मैक्सिमम कितना हो सकता था कि उस गैस के ही टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाए, ठीक है। तो वो बताता है आपको रीजनरेटर के इफेक्टिवनेस के बारे में। एक तरीके से वो आपको क्या बताता है, 70 to 80% क्या होता है आपका रीजनरेटर नॉर्मली इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद फिर हमने बात की कि अगर आपकी इफेक्टिवनेस या थर्मल रेशो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उसके केस में हमारी आइडियल एफिशिएंसी क्या होगी। तो वहां से हमने आइडियल एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया, तो उसके केस में हमने देखा हमारी एफिशिएंसी निकल कर आती है 1 - T1/T3 RP की पावर गामा -1 गामा। तो ये हमें ये भी पॉइंट बताता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर रेशो को बढ़ाते हैं हमारा रीजनरेटर को लगाना क्या होता जाता है, इनइफेक्टिव होता जाता है। मतलब जैसे जैसे हम कंप्रेशन रेशो बढ़ा रहे हैं हम रीजनरेटर को लगाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, कॉस्टली रहेगा, इनइफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होने लग जाएगा, जो T2 है वो क्या होने लग जाएगा, ग्रेटर देन होने लग जाएगा T4 से,
और हमारे रीजनरेटिव क्या हो जाते हैं, इनफेक्टिव हो जाते हैं। अब इससे आगे की कहानी में हम लोग बात करेंगे कि सर ये तो हमने एफिशिएंसी तो बढ़ा ली, अगर हम वर्क आउटपुट की बात करें तो वर्क आउटपुट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क आउटपुट में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टरबाइन के बारे में बात करते हैं कि टरबाइन का वर्क आउटपुट आप किस तरीके से बढ़ाओगे, रीहीटिंग से। और अगर आप कंप्रेसर का वर्क कम करना है तो आप वो किस तरीके से आप कम करने वाले हो, आप इंटरकूलिंग के जरिए आप कम करने वाले हो। तो वो सारी प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दिस इज मनीष जिंदल साइनिंग ऑफ। थैंक यू, गुड लक।